अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जैसा कि आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद में हमारी कोशिश होती है कि शहर फैसलाबाद के मौसम के हालात के हवाले से आपको बताया जाए, और जैसे मौसम के हालात के हवाले से बताया जाता है क्योंकि मौसम का दिल के साथ बड़ा कनेक्शन होता है, और दिल के हालात अगर बेहतर करने हो तो मौसम के हालात भी बेहतर हो जाने चाहिए। गुज़श्ता रोज़ तो 2-3 दिन से बड़ा प्लेजेंट वेदर था और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे आने वाले दिन में यानी कल ही बारिश जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, लेकिन बादल आते हैं, आंख मचोली खेलते हैं सूरज के साथ और फिर से चुपके से निकल जाते हैं। और फैसलाबादी जो है इसी आस में लगे रहते हैं कि बारिश जो है वो इस शहर पे बरसेगी, अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। एक दिन बारिश बरसी भी थी, उस दिन भी काफ़ी मज़ेदार वेदर था। तो अब उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों में भी मज़ीद बेहतर होगा, लेकिन अब देखना यह बेहतर होगा या नहीं होगा। लेकिन आज की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह कर दूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हवा 4 नॉट की रफ्तार से चलेगी और ये हवा ही है जिसके चलने से यूं महसूस होता है कि गर्मी की शिद्दत अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो मेरा तो आपको जनाब यही कहना है कि वाटर बॉटल आपने लाजमी तौर पर साथ रखनी है। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से ज़्यादा बचाना है आपने। उसके लिए करना ये होगा कि आप कोशिश करें चिया सीड्स उसमें ऐड कर लें, सौंफ का पानी ऐड कर लें उसमें, और लेमन जनाब, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि विटामिन सी भी होता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट करता है और इम्यूनिटी जो है वो लाजमी तौर पे आपको चाहिए होती है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लेमन वाटर जो है वो यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आप एक्टिव रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे तो सारा काम करेंगे, सारा काम करेंगे तो ऑफिस से शाबाश मिलेगी, ऑफिस से शाबाश मिलेगी तो आप ज़रा खुश रहेंगे तो घर वालों के साथ भी मूड आपका खुशगवार होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं जनाब, लेकिन कहीं एक जगह पे भी चेन डिस्टर्ब होती है ना तो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा दिन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने दिन को डिस्टर्ब नहीं होने देना, अपने मूड को डिस्टर्ब नहीं होने देना, मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करना है। हर बंदा होता है ना कि उसको पता होता है कि मेरे मूड स्विंग्स को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। कोई गाने सुन के अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है, कोई बीवी बच्चों के साथ गुफ्तगू करके न्यूट्रलाइज करता है, कोई दोस्तों की महफिल में बैठ के न्यूट्रलाइज करता है अपने आप को। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका चोर स्विच आपके पास ही है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको किस तरह से यूज करना है ये आपको ज्यादा बेहतर पता है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि मौसम गर्म हो रहा है, शहर की सियासी सूरत भी किसी हद तक गर्म होती है, फिर ठंडी हो जाती है, गर्म होती है, ठंडी हो जाती है। गुज़श्ता दिनों के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स जो हैं वो आलवदा फैसलाबाद जितने भी पीपी के कैंडिडेट्स थे उनको दे दिया गया। बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली और बड़े बड़े बुर्ज उल्टने को देखने को मिले, और ये कहा जा रहा है कुछ लोग एहतजाज करते भी नजर आए कि उनको टिकट्स नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग मुतमिन नजर आए कि लास्ट टाइम जिनको चांस नहीं मिला था वो हकदार थे, इस दफा उनको चांस दिया गया। तो इन तमाम तर चीजों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूं। जनाब अली, हमारे साथ मियां अली सरफराज साहब मौजूद हैं जो कि टिकट होल्डर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट भी है वेस्ट रीजन पंजाब के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो अली भाई के टिकट किस तरह से मिली आपको? कहा जाता है कि बड़े बुर्ज उल्टे और जहां से आपने टिकट हासिल की वहां पे बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑलरेडी विनिंग सीट के ऊपर मौजूद थे, लेकिन टिकट आपको मिल गई। ये एक सवालिया निशान है, हर बंदा जानना चाहता है यार अली सरफराज ने किया तो किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने अपनी पार्टी का साथ दिया 10 साल। मैंने 2013 में पार्टी ज्वाइन की थी। मार्केट में अफवाहें बड़ी फैलाई जाती हैं, मुझे कुछ ऐसा खास नहीं करना पड़ा, सिर्फ खान साहब के मैनिफेस्टो पे काम किया, अपनी पार्टी का हक अदा करने की कोशिश की। 2013 में मुझे खान साहब ने मेरे घर आके पार्टी ज्वाइन करवाई। उसके बाद से वो दिन और आज का दिन पार्टी की हर कॉल पे मैं हर जगह पे गया, अपने कारकुनों की मोबिलाइजेशन की। 2014 के धरने के अंदर बड़ा पिवटल मेजर रोल अदा किया, जो मेरे बस में था सारा टाइम वहीं गुजारा। उसके बाद रैलीज, जलसे, जो पार्टी की कॉल्स थी, जैसे जैसे हमारे लीडर की इंस्ट्रक्शंस थी उन पे काम करते रहे। फिर उसके बाद 2 साल में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा फैसलाबाद शहर का। हमारे शहर की सारे शहर की यूनियन काउंसिल वाइज तंजीम साजी वो मैंने अपने हाथों से की। ये सारे रोल्स थे जो प्ले किए। अब इस वक्त मैं वेस्ट पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पार्टी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करती है और उसी की बेसिस के ऊपर मेरी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड
फैमिली की है। वो तो काफी स्ट्रांग है हल्के के अंदर मेरे हल्के के अंदर कोई और कैंडिडेट इतने साल से लगातार मुतहर्रिक नहीं है। डोर टू डोर कैंपेन्स हमने की। मेरे ख्याल में पंजाब की अच्छी जो ज़्यादा मैक्सिमम कैंपेन्स अगर किसी हल्के में हुई हैं, उनमें से मैं नहीं कहता कि मेरी बेस्ट होगी, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन्स हुई हैं। उसके अलावा हमारी रैलीज निकालने के लिए हमें कहा गया। हमारे डिवीजन की 37 रैलीज में से 3 रैलीज को खान साहब ने ए ग्रेड किया था। मेरी रैली उनमें से एक थी। अब इतनी बातों के बावजूद कोई हैरानगी का इजहार करे कि जिसको टिकट कैसे मिल गई। अली साहब, सवाल ये है कि आपसे पहले जिसके पास टिकट था, क्या ये तमाम चीजें? नहीं, मेरे से पहले ऐसे था नहीं। सिचुएशन एक्चुअली चेंज हो गई हुई है। फैसलाबाद शहर की हल्का बंदी चेंज हो गई हुई है। जो पिछला इलेक्शन 2018 को हुआ था वो इस हल्का बंदी में नहीं हुआ था। ये जो अभी PP 116 है, जो मेरा हल्का है, मेरा होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा घर है और मेरी अपनी अच्छा, मैं उसका थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PP 111 और PP 112 2 हल्के आधे मिला के ये एक हल्का बन गया है। शकील शाहिद वाला थोड़ा सा हल्का आया, कुछ शकील शाहिद वाला, कुछ असद मुअज्जम ने जहां से लड़ा था पहले। नहीं, असद मुअज्जम का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। इस हल्के में एक हल्के से शकील शाहिद वॉज दी MP, दूसरे हल्के से मियां ताहिर जमील नून लीग के MP थे और अदनान अनवर रहमानी साहब हमारे दोस्त, अदनान रहमानी, उन्होंने वो इलेक्शन लूज किया था, लेकिन वो सीट PMLN जीत गई थी। तो हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी तो PTI वैसे हारी हुई थी और जो दी अदर हाफ था वो भी शकील शाहिद साहब का, जो एक हाफ उनका ये था जो इस हल्के में, एक हाफ उनका वो था जो PP 111 में है इस वक्त, जहां से हमारे दोस्त को टिकट मिली है, असद महमूद खान को। अब उस हल्के के अंदर शकील शाहिद साहब की रिहाइश उधर है। शकील साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो बाय चॉइस उस अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो वो असद वाले हल्के जहां से असद को जी, उस हल्के से शकील साहब कैंडिडेट थे। उन्होंने यहाँ तो कागजात नामजदगी भी नहीं जमा करवाए क्योंकि ये उनका स्ट्रांग होल्ड एरिया था ही नहीं। तो आई वॉज लकी कि शकील साहब यहाँ इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरा हाफ PTI वैसे हारी हुई थी, तो मुझे तो पार्टी ने हंस के टिकट दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पार्टी। ठीक है, कितने कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आपके मुकाबले पे? 9-10 थे जी। 10 कैंडिडेट्स थे जी। 10 में आपको मुंतखब किया गया जी, लेकिन इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अच्छा चले, मेरा ये सवाल है कि क्या जिन 9 को टिकट नहीं मिली, क्या वो आपके साथ चलेंगे? जो नजरियाती होंगे वो तो चलेंगे। कुछ लोग बीच में से नजरियाती हैं, कुछ शायद नजरियाती ना हो, वो अपना सबूत। ये आपके कहने से पता चल गया है कि सभी नहीं चलेंगे, क्योंकि एक ये रियलिटी तो है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जितने लोगों ने टिकट अप्लाई करना होता है ना जिस हल्के से, जिसको नहीं मिलता वो उसके मुखालिफ जाता है ताकि इसको हराऊं, अगली दफा इसे टिकट ना मिले। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं नजरियाती कारकुन हूँ जमात का। मुझे 2018 में टिकट नहीं मिला था। मैं जमात के साथ रहा, मैं जमात की तंजीम साजी में लगा रहा। मुझे जमात ने अपनी डिस्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन एक कमेटी थी उसका मेंबर बनाया, उसमें पार्टी के कारकुनान को सपोर्ट करता रहा, शहर की तंजीम साजी करता रहा, बहुत कुछ और करता रहा। आई फाउंड माई वे विद इन द पार्टी कि मैंने क्या करना है। मैं किसी न किसी काम पे लगा रहा। मैं तो खुद मिसाल हूँ सामने। अब मेरे हल्के में कोई बंदा आज मुझे 10 साल की मेहनत के बाद अगर टिकट मिली हो और मेरी बारी कोई अगर बंदा मुखालफत करे तो उसका जवाब नहीं बनता। मैं तो खुद मिसाल हूँ जिसने 2018 में पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ा PTI से। मैंने कोई इलेक्शन लगाया, विड्रू माई नॉमिनेशन पेपर्स। मैं उस वक्त MNA का कैंडिडेट था, NA 107 से। शेख खुरम शहजाद साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनको टिकट मिला। आई एक्सेप्टेड द पार्टी डिसीजन एंड आई स्टूड विद द पार्टी। अब उसके बाद मेरी जैसी मिसाल सामने पड़ी हो और उसके बावजूद आज पार्टी मुझे टिकट दे और सारे हल्के में, मेरे हल्के में 100%, आप सर्वे करके देख लें, लोगों का जनरल व्यू यही है कि जी दिस टिकट इज 100% ऑन मेरिट। बंदे ने पूरे 10 साल मेहनत की है और 10वें साल जाके उसको टिकट मिली है। ये तो अब नजरियाती लोग मुखालफत नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कोई करेगा तो फिर उसके नजरियात में मसला। वो करेगा तो आप वैसे शिकायत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, देखें मुखालफत कर रहा है ताकि उसे पार्टी से आउट किया जाए? ये भी कहा है ना खान साहब। मैं तो शिकायत करने वालों में से हूं ही नहीं जी। अपना काम करता हूं। जो बंदा नजरियात के साथ चलेगा वो ठीक है, क्योंकि हमारी जमात का जो कारकुन है ना, जनरल पब्लिक भी, वो ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई मुखालफत करेगा तो उसकी मुखालफत से फर्क नहीं पड़ेगा। वोट खान साहब का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो नाराज कारकुनान होंगे जिनको टिकट नहीं मिला, आप जाके मनाएंगे उनको? मैं मना रहा हूँ, बिल्कुल मना रहा हूँ।
अभी भी मना रहे हैं? बिल्कुल मना रहा हूँ। कितनों को मना लिया, कितने रहते हैं? माने ही हुए हैं, मोस्टली तो माने ही हुए हैं। एक दो लोगों का है थोड़ा बहुत मसला मसाइल, लेकिन उनके पास भी हम जा रहे हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो हमारा फर्ज है, हमने वो करना है, हमने सबकी तरफ जाना भी है, उनको रिक्वेस्ट भी करनी है और उसके बाद फैसला उनका है। अच्छा, एक जिन लोगों को टिकट्स मिल गए हैं ना, उनके लिए एक खतरनाक चीज है कि खान साहब ने कहा है ये टिकट्स वैलिड हैं 14 मई तक। तो अगर मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां दोबारा होती हैं सारी, तो टिकट्स भी ऑटोमेटिकली फिर दोबारा दिए जाएंगे। कोई श्योरिटी नहीं दी खान साहब ने कि यार चलो जिनको दिए उनको तो ना सर हमने मांगी ना उन्होंने दी। उसकी वजह कि ये श्योरिटीज इन चीज़ों में होती क्या है, जिन लोगों ने पॉलिटिक्स करनी है, जो पॉलिटिकली ट्रेंड है, मेरा सियासी घराने से ताल्लुक है, इस किस्म की श्योरिटीज कौन मांगता है और कौन देता है? पहले भी हमें कौन सा कोई श्योरिटी थी? हम तो अपनी जमात के नजरिए के साथ लगे हुए हैं, पार्टी उन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रही है। आज भी मेरी वही पोजीशन है, मैं सारा दिन हल्के में भी फिर रहा हूँ। हमें जिस किस्म की कॉल आती है हम उस पर काम करते हैं। जमान पाक बुलाया जाएगा, वहाँ जाएंगे, अपने लीडर के घर के बाहर बैठ के बतौर कारकुन आज भी वैसे ही काम करेंगे। ऐसा क्या हो जाएगा जो अगर खान साहब ने पहले मुझे सिलेक्ट किया है और मेरी अब इस वक्त रूटीन 22 घंटे कैंपेन की है, ऐसा क्या 22 घंटे कैंपेन करते हैं? मैं सुबह 3 बजे घर आता हूँ और 5 सिर्फ 2 घंटे सोते हैं? 2 घंटे सोता हूँ, बीच में दोपहर को 1-2 घंटे लेटता हूँ। 18 घंटे 20 घंटे लगा लें। ऐसे तो हमारे तो 48 घंटे एट स्ट्रेच भी लगे, लेकिन आम हालात में चलो आप बहुत भी काम कर लें, मैं 15-16 घंटे हल्के में होता हूँ। क्या बात है। और इसके बाद ऐसी क्या वजह हो जाएगी कि खान साहब को सडनली मैं नापसंद हो जाऊंगा? अगर आज पसंद हो तो उम्मीद है आगे भी पसंद ही रहूंगा। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होते और मुकर्रर वक्त पे इलेक्शंस होते हैं तो फिर तो इसकी नजरियात को जो ठेस पहुंचेगी, जिस नजरियात की बुना पे इन्होंने असम्बलियां तोड़ी, वो तो बात पूरी हो नहीं पा रही। तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है? उसमें तहरीक इंसाफ का तो कोई कसूर नहीं ना, सारा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है। जनरल पब्लिक की डिमांड, हमारी डिमांड क्या है कि 2 असेंबलियां टूट गई। अगर जब असेंबली टूटना इज टोटली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, उसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है। असेंबली टूटना कोई मायूब बात नहीं है। हमने जब असेंबलियां तोड़ी थी तो हमने यही सोचा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिनों के अंदर आपका इलेक्शन हो जाएगा, कानून में लिखा हुआ। उसकी तो एक इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना था, वो एक सिंगल जज भी बता सकता था, बल्कि कोई भी बता सकता है कि 90 डेज में क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि आपका इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा। आपका क्या ख्याल है, उससे कोई तरीके इंसाफ को नुकसान हो रहा है? उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। और जो इस मुल्क के बाशिंदे जितने हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है, इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान की कोई सिमत समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे जाएगा। आपकी इंटरिम गवर्नमेंट की सैंक्टिटी और 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगी, वो गैर आईनी हो जाएंगे। आपके 2 सूबों में आपकी हुकूमत ही नहीं होगी, कौन हुकूमत करेगा? सवाल ये है। पीटीआई को आप अगर 2 मिनट के लिए साइड पे रख दें, इस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल जान गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को स्ट्रेट अवे डिफाई किया जा रहा है। ये तो मुल्क के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है ना। पीटीआई का मौकफ तो बड़ा सिंपल है कि इलेक्शन करवाओ, जनरल पब्लिक में आओ, और अब तो और आइन का बेड़ा गर्क ना करो, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाओ, फ्री एंड फेयर हो और ऑन टाइम हो। पाकिस्तान में कोई ऐसी जंग नहीं लगी, कोई वजह ही नहीं है। सिर्फ जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में ज़बरदस्ती बैठी हुई हैं, तो उनको अपनी सियासी कब्रें नजर आ रही हैं और वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। हालात ही हम रोज़ उनको टांगों से घसीट के इलेक्शन में लेके आते हैं, वो भाग के फिर निकल जाते हैं, फिर हम उनको रोज़ घसीटते हैं, वो फिर निकल जाते हैं। किसको नहीं पता इस बात का? और आपके ख्याल में जनरल पब्लिक में उनका अपना वोटर, उनका अपना सपोर्टर उनके साथ खड़ा ही नहीं है। वो टूट टूट के हमारे साथ, क्योंकि जब हर पाकिस्तानी को पहले अपना मुल्क है, उसके बाद उसकी अपनी सियासी जमात है। इस वक्त लोगों को पाकिस्तान के लाले पड़े हुए हैं, किसी को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की कोई फिक्र फाका नहीं है, और उनको भी पता है, इसीलिए वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। आज इलेक्शन करवा लें, महीने बाद करा लें, 2 महीने बाद करा लें, अक्टूबर में ऑन टाइम जो नेचुरल पुराना टाइम था तब करवा लें। कानून का जो बेड़ा गर्क होगा वो तो आइन का, वो तो हो ही रहा है। रिजल्ट आपके सामने होगा। पहले होती थी बातें 2/3 की, अब तो मुझे लगता है कोई 98% पीटीआई स्वीप करेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हल्के के दरीना मिसाइल कौन से हैं जिनको आप समझते हैं कि अगर मैं मुंतखब होता हूं तो सबसे पहले तरजीही बुनियादों पे इनको हल किया जाएगा? हमारा सबसे बड़ा इशू जो है ना जी, वो सीवरेज का है। बाकी जो इशूज हैं, हेल्थ के इशूज और सारा कुछ, वो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। जब गंदा पानी सड़कों पे 24 घंटे घूमता रहेगा, और उसके लिए हमारी पीटीआई गवर्नमेंट जब थी
शेख खुरम शहजाद साहब ने हमारे हल्के के जिन एरियाज़ में पर्टिकुलरली ये बहुत इश्यूज़ थे उन पर बड़ा काम भी किया। लेकिन ऑब्वियसली वसाइल की हमेशा कमी होती है। 30 साल से किसी ने कोई काम कराया ही नहीं था। हमारे हल्के में आप जाके देखें, पीटीआई के दौर में बहुत काम हुआ है, लेकिन इट इज़ स्टिल नॉट इनफ। बहुत ज़्यादा और काम होने की ज़रूरत है। और उसमें अगर हमारी गवर्नमेंट ना जाती पीटीआई की तो काम हो भी रहे थे, स्कीमें बनी हुई थी, अप्रूवल्स के लिए गई हुई थी, कुछ स्कीमों के ऊपर फंड्स एलोकेशंस भी हुई हुई थी, दरमियान में सारे काम रुक गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उमैर अजमत भी हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। उमैर, मुझे ये बताइएगा, जैसा कि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मौजूद थी, काम हो रहे थे, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है 3 साल मॉर्निंग शो के अंदर मैं चीख चीख के कहता रहा फैसलाबाद में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना होता था, जिस रोड से आना है उस रोड को रातों रात तामीर कर दिया जाता था, लेकिन आवाम के लिए किसी चीज़ को तामीर नहीं किया जाता था। आप इस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में काम हुए फैसलाबाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बात की तो ये मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि इब्तदा के जो 3 साल थे पीटीआई गवर्नमेंट के, उनमें फैसलाबाद को आप कह लें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। उस्मान बुज़दार के दौर में कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा जो था वो फैसलाबाद के लिए उसका ऐलान नहीं किया गया, ना फंड्स मंजूर हुए, और वही सूरत हाल जो थी वो नीचे गली मोहल्ले के सीवरेज की, पक्की गलियों की, सड़कों की तामीर की वही सिचुएशन थी। 3 साल बाद जब पीटीआई के पैर खिसकने शुरू हुए, हालात ख़राब होते दिखाई देने लगे, तो उसके बाद वो इक़्तिदार का मरकज़ इस्लामाबाद और लाहौर में था, तो वहाँ पे उन लोगों को ख्याल आया कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। फैसलाबाद के जो लोग थे वो अपने शिकवे शिकायत आला क़यादत तक पहुँचाते रहते थे, और लेकिन उसका पहले ख्याल नहीं आया। उनकी जानिब से कहा गया, मरकज़ की जानिब से, कि नहीं जी, हम सड़कें नहीं बनाएंगे, हम इंसानों पे पैसे खर्च करेंगे, लेकिन वो भी हमें कहीं पे दिखाई नहीं दिए। हालांकि अगर वो सड़कें तामीर होनी थी तो वो भी इंसानों की बेहतरी के लिए ही तामीर होनी थी। एंड पे जाके यहाँ के लोगों को कुछ फंड्स मिलना शुरू हुए, फिर काफ़ी हद तक जो छोटी गलियों के सीवरेज के मसाइल थे उन पे काम शुरू हुआ। पीसी जो पक्की गलियाँ थी उनकी तामीर शुरू हुई, सड़कें बनना शुरू हुई, और फिर बिलखुसूस परवेज़ इलाही दौर में भी आके काफ़ी ज़्यादा फंड्स मिलने शुरू हुए। लेकिन इब्तिदा में हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आपने सिर्फ यहाँ पे सीवरेज इशूज़ की बात की, मैं दीगर इशूज़ की भी बात करता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो कि मनसूबाबंदी के मुताबिक पीटीआई दौर में मुकम्मल होना थे, या 2021-22 में उन मनसूबों के लिए फंड जारी होना थे। मिसाल के तौर पर चिल्ड्रन अस्पताल की तोसी का मंसूबा था, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फैसलाबाद डिवीज़न के लिए, मगर उसके लिए कुछ नहीं मिल सका। पीटीआई के जो उस वक्त के मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे, वो फैसलाबाद के लोगों के साथ वादे करते रहे कि इंशाल्लाह ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है और हमने इस हॉस्पिटल की तोसी करवानी है, हमने इसके लिए फ़ंड्स लेकर आने हैं, और अगर पाकिस्तान के पास या पंजाब असम्बली के पास इतने फंड्स ना भी हुए तो हम दुनिया के दीगर जो तंजीमें हैं, आलमी तंजीमें हैं, उनसे कुछ ना कुछ फंड्स ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन आज भी सिचुएशन वही है। अलाइड हॉस्पिटल की सूरत हाल भी आपके सामने है, मतलब सेहत का निज़ाम आपके सामने है, तालीम का निज़ाम आपके सामने है। आप जरा नशीबी इलाकों पे भी फोकस डालें ना, ये कुकियांवाला वाली साइड पे, ये पूरा समुद्री रोड अगर देख लिया जाए, उसकी दाईं जानब अगर आप पूरी पट्टी लेके चलते शुरू हों तो मेरा ख्याल है जितने के जितने इलाके हैं उनका जितना तरक्याती काम होने थे सारे के सारे रुके हैं। सीवरेज की लाइन्स छोटी डली हुई हैं, आबादी उस वक्त बढ़ चुकी है, अब पानी भी पीने के लिए वहां पे लाइन्स मौजूद नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। इन पे बारी बारी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मियां अली सरफराज साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं।
अजी साहब ये बताइएगा कि वो 3 साल जिनकी डिस्कशन में अभी 2018, 19, 20 के बारे में बात कर रहे थे, इवन 21 में भी बहुत देर बाद जाके ये सुनने में आया कि फैसलाबाद को इतने करोड़ मिला, और ये 13 अरब के जो बात है ना कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब आते थे, अनाउंस करके चले जाते थे और फिर वो पैसे ही नहीं थे मिलते होते फैसलाबाद को, और ये कोई 1.5-2 साल आंख मचोली जारी रही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी, फैसलाबाद को इतना इग्नोर क्यों किया गया? देखिए जी, फैसलाबाद को इग्नोर करने वाली जो बात है ना, वो बेसिकली उसमें भी ज़्यादा एग्जैजरेटेड बात है मेरी नज़र में। पीटीआई के दौर में बड़ी बड़ी सड़कों को बार बार तोड़ के हिस्ट्री रिपीट नहीं की गई कि उन्हीं को तोड़ी जाओ, उन्हीं को बनाई जाओ। मोस्टली जगहों के ऊपर वो एक प्रायोरिटी की बात थी। आपके पास सर मैं यही पूछना चाहता हूं कि 18, 19 और 20 में मुझे बता दें। 18, 19, 20 ही बनाने लगे सर। 18, 19 और 20 में मैं खुद हल्कादार हूँ, एक हल्के में घूमता फिरता हूँ। मुझे उसकी निटिग्रिटीज़ का पता है, उसकी छोटी गलियों का, सड़कों का, जो कि शायद मीडिया की नज़र से भी छुपी होती हैं। आपका फोकस होता है समुद्री रोड, जहांग रोड, सरगोदा रोड, कनाल रोड, मेन जो सड़कों के ऊपर। जिस तरह हम गलियों में घूमते हैं उस तरह आप नहीं घूमते, क्योंकि हमारा तो काम ही है। प्रायोरिटी की बात है। पीटीआई गवर्नमेंट बेसिकली हेल्थ पे काम कर रही थी, एजुकेशन पे काम कर रही थी, हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात थी, उसके अलावा तालीम पे काम कर रही थी। वो आपको सारे पीटीआई के प्रोजेक्ट्स का पता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है विद इन द सिटी, उसके अंदर पीटीआई दौर में ये काम नहीं हुआ, जो कि मैं समझता हूँ होना चाहिए भी नहीं था। आई स्टिल मेंटेन कि जो हुआ था वो ठीक हुआ था। वो इस हिसाब से कि हमने पिछले दौर में देखा कि सारे साल से यही देखते रहे कि अच्छी भली एक सड़क बनी हुई है, उसको तोड़ के उठा के साइड में फेंका। उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए दोबारा उसी सड़क की दोबारा नए सिरे से कारपेटिंग कर दी और करोड़ों रुपया ज़ाया कर दिया। मैं उसको असराफ समझता हूँ और अपने मुल्क के साथ ज़्यादती समझता हूँ। हमारे मुल्क के जितने रिसोर्सेज हैं, हमारी कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सड़क बार बार आप बनाई जाए और दिखावा करते रहें, जो कि पिछली हुकूमतें करती रही हैं। आपने कुकियांवाला की बात की थी, वो मेरा अपना हल्का है। मुझे कुकियांवाला का बड़ा अच्छे तरीके से पता है। हमारे साइयांवाला है, तलियांवाला है, चक नंबर 219 है, 220 है। उनके अंदर ऐसे इलाके थे जो कि पहले रूरल थे और वो आहिस्ता आहिस्ता शहर की हदूद में लाए गए, म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर, और उनको शहर का हिस्सा बनाया गया। वहाँ पे ना कोई गली, ना कोई सीवरेज, ना कोई, मोस्टली जगहों के ऊपर बिजली कोई नहीं, 5-5 फुट के खड्डे। पिछले इलेक्शन में जब हम कैंपेन करने जाते थे, लैंड क्रूजर गाड़ी जो है ना, वो आधी उसके अंदर घुस जाती थी, नजर ही नहीं आती थी। पूरी जीप गायब हो जाती थी, जाती कहाँ थी। उन हालात को हमने देखा हुआ है। और उसके बाद आप उन इलाकों के अंदर आए, मैं आपको मेरे साथ सर्वे कर लें, यू विल नो। पैसे तो लगे, पीटीआई के दौर में ही लगे, लेकिन उनकी ज़्यादा तशहीरबाजी नहीं हुई। नून लीग के दौर में जिस तरह पूरा फ्रंट पेज ऐड आता था, उस पर यूं करके हाथ खड़ा किया जाता था चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, उतने की सड़क नहीं होती थी जितने का इश्तिहार होता था। वो काम पीटीआई ने नहीं किया। और ये मुल्क के साथ सिंसेरिटी है कि काम पे पैसे लगाओ, इश्तिहारों पे तरह कम लगाओ। खान साहब के साथ सबको यही गिला है कि खान साहब इश्तिहार नहीं देते। मीडिया के दोस्त भी हमारे हमसे इसी बात पे नाराज है कि तशहीर जरा कम करते हैं, लेकिन हम काम ज्यादा करते हैं, तशहीर कम। चले इस बारे में उमैर से पूछ लेते हैं। उमैर तो हर गरीब मोहल्ले में गए हैं। उमैर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की मेरा ख्याल है कि कौन सी गली या मोहल्ला है जिसमें ये उमैर साहब थोड़ा करनी है, तो मैंने फिर उस पर ज्यादा डिटेल्ड बात भी करनी है। हाँ, उमैर साहब से मैं पूछूंगा कि सदाकत है जनाब इसमें? अच्छा देखिए, फैसलाबाद ऐसा मैं कह लूं कि तरक्याती मंसूबों के हवाले से बदकिस्मत मैं चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूं, इस चीज में इस चीज को भी नोटिस रखिएगा। जब वो सीवरेज लाइन के ऊपर फरक हबीब की तस्वीरें लगाई गई थी और लोग क्या कहते थे, अगर वो काम किए गए थे तो वो सारी सिचुएशन जो उस वक्त में हमने कवर की थी। अच्छा, इसमें काफी सारे इश्यूज हैं। मैं बात कर रहा था कि बदकिस्मती से फैसलाबाद शहर जिस हिसाब से रेवेन्यू दे रहा है और पाकिस्तान की तरक्की में, पंजाब की तरक्की में उसका जिस कदर जितना हिस्सा है, उस हिसाब से इसको हमेशा से ही नज़रअंदाज किया गया। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत हो, हर दौर में ही फैसलाबाद के साथ ये सलूक रहा है। और अगर आज भी आप देखें, पीटीआई के दौर में देखें, नून लीग दौर में चले जाएं या फिर पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत देखें, तो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर होने के नाते से आप देखें कि फैसलाबाद और लाहौर के तरक्याती कामों में या तरक्याती मंसूबों में या सहूलियात में किस कदर फ़र्क है।
वहाँ के तरक्याती बजट देख लें और यहाँ के तरक्याती बजट देखें, उसके मुकाबले में आप फैसलाबाद का रेवेन्यू देखें तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। नून लीग जब भी आई उन्होंने सारे का सारा फोकस लाहौर पे रखा। परवेज लाई साहब आए, सिर्फ पीटीआई दौर की हम बात करें, उन्होंने अपना वो गुजरात डिवीजन बनाया और वो सारे का सारा फोकस जो था वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन की तरफ चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे तब भी यही सूरत हाल हुई फैसलाबाद के साथ, तब भी सुतेलों वाला सलूक किया गया और उस हिसाब से फंड्स नहीं दिए गए जिस तरह से फैसलाबाद को मिलने चाहिए थे। और आप देखें बिलखुसूस जब उस्मान बुज़दार का दौर था तो फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल जो थे वो इंतहाई संगीन हो गए थे और यही वजह थी कि जो फैसलाबाद के मुंतखब अराकीन थे वो भी लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के सामने जाके गिले शिकवे चीखते चलाते रहे कि यहाँ पे जो एमडी वासा है वो कुछ नहीं करता और वो यहीं के एक एमपीए साहब का रिश्तेदार भी है और वो एमपीए साहब सिफारशी हैं। सारे एमपीए एक तरफ थे, फैसलाबाद की 80 लाख लोग एक तरफ थे जो कि सीवरेज के मसाइल में उलझे हुए थे। अच्छा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी जब आते थे फिर वही एमपीए साहब की सिफारिश चली और उस एमडी वासा को ओहदे से नहीं हटाया गया। अच्छा, वासा का रोना यह था कि उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं है, एचआर का उनके पास मैन पावर के इशू है। और दूसरी बात जो आप बुज़दार साहब की करने वाले थे तो उन्होंने 2 या 3 बार फैसलाबाद का विजिट किया अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान और वो जब भी आते थे वो 13 अरब रुपए का ऐलान दोबारा करके चले जाते थे, उसी को रिपीट कर जाते थे। अच्छा, एक बार उनका एटीट्यूड भी थोड़ा डिफरेंट था। वो एक दफा सारे सहाफ़ी इकट्ठे थे ना, सवाल जवाब हो रहे थे, पूछ रहे हाँ जी आपका सवाल, हाँ जी आपका सवाल, हाँ जी। देखिए वो डोगर साहब ने फिर टोका वो बेचारे किसी मुश्किल सवाल का जवाब देना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और वो स्टार्ट में तो ये कहते थे कि हसी अजय सिखण दे प्रोसेस है शुरू, लेकिन मेरा ख्याल है वो 3.5 सालों में भी मीडिया का सामना करना नहीं सीख पाए और ना ही वो सीख पाए कि किस तरह से किसी सूबे को चलाया जाता है। तो बाद में कर रहा था कि फैसलाबाद के साथ हमेशा से ही ऐसा रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं जिन इलाकों की आपने बात की। आज से करीबन 4 साल पहले मैं उन एरियाज़ में गया था, वाकई वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी। ये रूरल एरियाज़ था। 18 के इंतखाबात में इसको ये बहुत सारे हल्के जो थे इनको जोड़ तोड़ करके नए हल्के में शामिल किया गया था। तब मैं वहाँ पे गया था तो बहुत बुरी सिचुएशन थी। वहाँ पे ना सीवरेज का निज़ाम था, ना कोई पक्की गलियाँ थी, ना गैस थी, बस आप कह लें कि कच्चे रास्ते थे और वहाँ पे लोगों के घर बने हुए थे। और जिस तरह मियाँ साहब ने निशानदेही की कि वहाँ पे 5-5 फुट गहरे गड्ढे थे, यही सूरत हाल थी। बहुत सारे इलाकों की सिचुएशन बेहतर हुई है जब से वो शहरी हलकों में आए हैं। पीटीआई की जानिब से काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो थे ये MNA शेख खुर्रम शहजाद थे उस हल्के में, वहाँ पे फंड्स लगाए गए। एक और वजह वहाँ पे बन गई थी कि उसमें से कुछ एरियाज जो अभी मियाँ साहब का हल्का है वहाँ से पीटीआई के एमपीए जो अदनान अनवर रहमानी थे वो हार गए थे। और कोई भी सियासी जमात हो, वो पीटीआई हो, नून लीग हो, जहाँ पे जिस पार्टी का उम्मीदवार हार जाता है तो फिर उनकी कोशिश होती है कि वहाँ की आवाम के साथ भी सुतेलों वाला सलूक किया जाए कि इन्होंने हमारे कैंडिडेट को क्यों वोट नहीं डाले या उसको क्यों नहीं जितवाया। यह भी सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी उन इलाकों की सिचुएशन जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम मज़ीद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि सीवरेज की आपने बात की कि इतने सारे हलकों में डाल दिए, वो हल्के ठीक हो गए। अगर ठीक हो गए हैं तो आपके बनने के बाद आपका फोकस किन किन इलाकों पर मेन होगा? मैं सर गुजारिश करता हूँ, ठीक नहीं हुए, मैं नहीं समझता कि अभी ठीक हुए हैं। बात फिर वहीं पे आती है कि हमारे मसाइल हैं ही इतने ज़्यादा कि उनको हल करने के लिए टाइम चाहिए। आपने डेडिकेशन देखनी होती है, आपने फोकस देखना होता है। पिछले पीटीआई के दौर के अंदर, अब मैं अपने हल्के स्पेसिफिक की अगर बात करें, अगर उसी पे ही रखें तो ठीक है, क्योंकि बात हो ही उस पर रही है। वहाँ पे काम बहुत हुआ है, लेकिन अगर को कहे ना काम ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म होने के करीब भी नहीं है, अभी बहुत काम और अभी सीवरेज ही मेन इशू है आज भी। उसकी वजह कि हमारी सीवरेज लाइंस छोटी हैं, आपके पंपिंग स्टेशंस चलते नहीं हैं। बेसिकली उसमें से आपने सक्शन करनी है और आपने 2 ही तरीके हैं, या तो आप 4-4 फुट की लाइन डाल दें, 18-18 इंच की लाइनें डली हुई हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में, क्योंकि काम चलता रहा है, होता गया है। कुछ एरियाज हुए हैं, कुछ एरियाज नहीं हुए, बहुत सारे एरियाज अभी होने बिल्कुल। इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अली सरफराज हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अली, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि आप एमपीए के कैंडिडेट एक अरसा दराज से उस हल्के में मौजूद हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी आपका पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आपने अपने हल्के के लिए कोई स्कीमें अप्रूव करवाई हैं उसके तरक्याती कामों के लिए? जी, मैं आपको बताता हूँ जी कि लास्ट टेन्योर में मैंने एमपीए तो नहीं था, आई वाज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर। मैंने ज़ाती तौर पे कोशिश की थी बिफोर दी अर्ली दिस ईयर, नहीं सॉरी अर्ली लास्ट ईयर, असेंबलियाँ तहलील होने से पहले तकरीबन 11 अरब मालियत की 4 स्कीम्स थी, जो कि लोगों की मुझसे तवक्को भी नहीं थी, मगर मुझे पर्सनल इंटरेस्ट अपने हल्के में इस तक था। आई वांटेड कि मेरे हल्के के लोगों को पता लगे कि दिस मैन मीन्स बिजनेस और ये काम करना चाहता है। मुझे उस वक्त भी यही मेन इशू था कि हेल्थ की मुझे बड़ी नज़र आता था कि ये जो सीवरेज लाइन्स है ना, हमारा आज का सारे प्रोग्राम का फोकस सीवरेज पे इसलिए है बिकॉज ये सेड कि आप एक प्रॉब्लम बताएं जो सबसे बड़ी है आपके हल्के की, और हल्का स्पेसिफिक है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वजीर थे मियां असलम इकबाल साहब, मैं उनके पास गया था, मुतअद्दिद बार जाता रहा अपने कंसर्न्स की वजह से, और अपने हल्के की 4 अदद स्कीमें जो कि हेल्थ इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जिनको डील कर रहा था, इसमें छोटी स्टोलिंग और मेनली सीवरेज था, और उसके दाएं बाएं उसकी लाइनिंग का काम था। 11 करोड़ रुपए मालियत की स्कीम्स मैंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हेल्थ इंजीनियरिंग से अप्रूव करवा ली थी, मियां असलम इकबाल साहब से साइन करवा लिए, स्कीमें बना ली, और उसके बाद वो कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल के लिए पड़ी थी। वो उनका नोटिफिकेशन भी एक दफ़ा हुआ कि जी ये कल परसों तक हो जाएंगे, अखबार में भी आ गई, लेकिन उसके बाद हमारी फिर गवर्नमेंट चली गई और उनकी इम्प्लीमेंटेशन रुक गई। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे हल्के के लोगों को पता लग जाए कि ये बंदा भी इलेक्शन नहीं लड़ा, तो तब भी ही वांट्स टू डू सम गुड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये मेरी इस वक्त एक कोशिश थी जो कि नाकाम रही। अब इस वक्त अब अगर आगे अल्लाह इंशाल्लाह हमें मौका दे, 2-3 चीज़ें हैं, अपने हल्के का काम तो करना ही करना है। उमैर साहब ने एक बात और की थी कि फैसलाबाद को एलोकेशन ऑफ फंड्स एज ए सिटी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये फैसलाबाद के रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है कि इस पे शोर मचाएं, जो कि मुझे नहीं पता पहले किसी ने इतना मचाया कि नहीं मचाया। लाहौर इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल, लाहौर को हमेशा हमसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, हर दौर में दी गई है। लाहौर शायद हमसे ज़्यादा अहमियत डिजर्व भी करता है, बिकॉज बहुत बड़ा शहर है, एक्सप्लोडिंग। पंजाब का तो वाहिद मेट्रोपॉलिटन अगर आप कहें तो शायद लाहौर ही है आज भी, लेकिन अल्लाह ताला हमें मौका दे। आई थिंक मेरे अपने जेन में कुछ चीज़ें हैं कि अगर इफ़ आई सिट इन दी पंजाब असेंबली, अपने शहर के लिए जनरली और फिर अपने हल्के के लिए स्पेसिफिकली फंड्स लाना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है। ये उनका काम है कि वो असेंबली में शोर मचाएं, वो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज में जाएं, वो अपने लोगों के काम कराएं, अपनी एपेटाइट खुद डिसाइड करें, अपनी डिमांड बताएं और उसके ऊपर लड़ लड़ के फंड्स लें। ऐसे ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए भी। और कैंपेन के हवाले, अब आप कैंपेन पे आ जाएं। कैंपेन हमारी जनाब बड़ी स्ट्रेटेजिक है। मैं तो हल्के में 10 साल से लगातार कैंपेन कर रहा हूँ। यूनियन काउंसिल वाइज हमारे अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेरे दोस्त हैं। कोऑर्डिनेटर्स नॉट एज इनके वो कोऑर्डिनेटर हैं, उनके अलावा कोई काम नहीं कर सकता। हमारे दोस्त इस बात को बड़ा माइंड करते हैं हमारे हल्कों में कि कोऑर्डिनेटर से आपकी क्या मुराद है। कोऑर्डिनेटर से मुराद ये मेरे अपने ज़ाती घर के 4 बंदे जो कि यूनियन काउंसिल में जाते हैं और वहाँ के मसाइल को सुनते हैं, लोगों के साथ जाके मिलते जुलते हैं। तो कोऑर्डिनेटर वो कोई ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर्स नहीं है। मैं खुद यूनियन काउंसिल्स में जाता हूँ। मैंने कल के एक दिन में 7 यूनियन काउंसिल्स के अंदर मेन बाज़ारों में एक कोने से लेके दूसरे कोने तक गली गली फिरना ज़रा मुश्किल है अगर हम 14 मई की तारीख को ज़हन में रखें। मैं डोर टू डोर कैंपेन खुद करता हूँ। आई रोम अराउंड ऑन द स्ट्रीट्स। मैं लोगों को मिलता हूँ, उनके मसाइल सुनता हूँ और वो सारे रजिस्टर भी करता हूँ। और बार बार कुछ चीज़ें हैं जिनका रेपिटेटिव काम हो रहा है और वो हमारे ज़हन नशीन हो रही हैं। इतनी जगह से ये मसाइल सुन लें। इस वक्त दिमाग में सीवरेज घुसा हुआ है और उसकी वजह यही है कि पिछले 1 हफ्ते से सीवरेज ही हो रही है और जायज़ लोगों के मुतालबात हैं। डोर टू डोर कैंपेन से आगे मेरा ख्याल है कोई चीज़ है नहीं। उसके अलावा हमारी अपनी टीम्स हैं ख़वातीन की, उन्होंने हाउस होल्ड्स में जब आप घरों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जनरली मर्द हज़रात जब कामों पर गए होते हैं तो घरों पे ख़वातीन होती हैं, वो आदमियों के साथ इंटरेक्ट करती नहीं है। हमारी ख़वातीन की टीम्स थी बड़ी तादाद में, 60 से 70 ख़वातीन 5-5, 6-6 के ग्रुप्स में वो अपने हल्कों हमारे पूरे हल्के में डोर टू डोर कैंपेन करती रही हैं, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती रही हैं, पार्टी मैनिफेस्टो बताती रही हैं, हमारे पिछले दौर की कामयाबियां बताती रही हैं।
जिनको हम कामयाबियां समझते हैं, और आजकल मीडिया उनको शायद कामयाबियां नहीं समझता, उनको इलेक्शन ना कराना कामयाबी लगती है, हमें नहीं लगती। चलें जी, इस पे हम उमैर से भी पूछ लेते हैं। उमैर, बताइएगा क्या सूरत हाल का, इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए आपको 14 मई के इलेक्शन होते नजर आते हैं? अच्छा, एक तो मैं मियाँ साहब को कहना चाहूँ, मियाँ साहब आप इतनी ज़रा टेंशन ना लें। 14 मई को मुझे कम से कम इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। आपको इसलिए साथ यूनियन काउंसिल्स ना फिरे आपको आराम के साथ, डिटेल के साथ डोर टू डोर कैंपेन का मजीद मौका मिलेगा, क्योंकि मुझे इस वक्त 14 मई को कम से कम इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमत जो है वो 14 मई पे इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती। कहा यह जा रहा था कि और पीटीआई की जानिब से भी जब मुज़ाकरात शुरू किए गए तो खान साहब की जानिब से भी अगस्त तक का जो आमादगी थी वो जाहिर कर दी गई थी, लेकिन अगस्त पे भी जो थे वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के लिए आप देखें कब दोबारा कोई डेट फाइनल होती है इसके हवाले से, लेकिन कम से कम जो 14 मई के इलेक्शंस हैं वो मुझे होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वक्त बहुत कम रह चुका है और इस हवाले से ना इलेक्शन कमीशन की, ना हुकूमत की, ना फंड्स के हवाले से अभी तक किसी भी सतह पे कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और आप एक तरफ अगर हम ये देखें तो इसके लिए सियासी जमातों को चाहिए कि वो इस पर मिल बैठें, और ये जो एक बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए इस वक्त बना हुआ है इंतखाबात का, इस पर ब्रेक थ्रू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक का, बहुत शुक्रिया अली सरफराज आपका, उमैर अजमत आपका, आज के शो में आए और बड़ा अच्छा सेगमेंट जो है वो आपके साथ रहा। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश होती है कि आप तक तमाम तर इंफॉर्मेशन, जो रेट्स हैं सब्जियों के, फ्रूट्स और इसके साथ साथ चिकन, एशिया खुरानोश की तमाम तर कीमतें जो है वो आप तक पहुंचाई जाएं। अब वो किस तरह से पहुंचाई जाती हैं, हमारी कोशिश होती है कि मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट शाया की जाती है उसके मुताबिक जो रोजाना तब्दीलियां आती हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। तो आज सूरत हाल क्या रहेगी, देखते हैं आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट शाया की गई है इसके मुताबिक सब्जियां और फ्रूट्स के रेट्स आज बढ़े हैं या कम हुए? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जो है, अगर अंडे फार्मिंग की बात करें तो 280 रुपए दर्जन को पहुंच चुके हैं, 2 रुपए दर्जन मजीद महंगे हुए हैं। सब्जियों में भी तेजी का सिलसिला जारी है, जबकि फल मुस्तहकम है लेकिन महंगी तरीन सतह पर मुस्तहकम है। सबसे पहले अगर बात करें तो अदरक थाईलैंड 20 रुपए महंगा हुआ है, 640 से 660। फूल गोभी 5 रुपए महंगी हुई है, 65 से 70। टिंडे 10 रुपए सस्ते हुए, 125 से 115। घिया कद्दू 4 रुपए महंगे हुए हैं, 28 से 32। बैंगन 4 रुपए सस्ते हुए हैं, 44 से 40। भिंडी तोरी 10 रुपए महंगी हुई है, 125 से 135 रुपए किलो। सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा हुआ है, 320 से 325। सेब सफेद 200 पे है, केला 320 पे है, फालसा 330 रुपए पे बरकरार है। लोकार्ड 90, आड़ू 175, गर्मा 55, खरबूजा 75 रुपए किलो। स्ट्रॉबेरी 85, तरबूज 30 रुपए किलो की कीमत पे बरकरार है। लेकिन अगर अदाद शुमार और पूरी कीमतों को देखें तो फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। एक सेब और एक केले की बात करें तो उसी की कीमत जो है 300 से नीचे आने का नाम नहीं ले रही, जो कि आम आदमी की पहुंच में नहीं है। जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अब खाना खरीदना आवाम की सोच से बिल्कुल ऊपर नजर आता है, क्योंकि कीमत ईद से कबल जो है और ईद के बाद 550 से नीचे आई थी, लेकिन दोबारा से बढ़ती हुई अब फिर से 600 क्रॉस कर गई है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। सब्जियों के रेट्स जो है वो आज काफ़ी हद तक कम है। एक गरीब आदमी जो होता है वो इसी परेशानी में रोजाना की बुनियाद पर मुब्तला होता है। उसकी कोशिश होती है कि कम से कम रेट्स वाली सब्जियां उठा के घर में सब्जी बनाई जाए। अब जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहा होता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि तमाम तर सब्जियों, फ्रूट्स, चिकन, जो भी मीट होता है उसकी हर चीज़ की कीमत जो है वो आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप अपने बजट को देखते हुए डिसाइड करें कि घर में क्या पकना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेगमेंट में हमारे साथ अली सरफराज मौजूद थे, उनसे जो गुफ्तगू चल रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी है। कहा भी जा सकता है, गहमा गहमी नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि 14 मई के इलेक्शन तो अनाउंस है, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी किसी किस्म की वो रैलियां, जलसे जुलूस जो है वो हल्कों के अंदर नजर नहीं आ रहे। पीटीआई के कारकुनान जरा मुतहरिक हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के
जितने भी टिकट होल्डर्स तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि टिकट्स इस दफ़ा शाया ही नहीं की गई उनको, ये कहूँगा कि वो उतने मुतहरिक नज़र नहीं आते जितने पहले होते थे। अब उसकी क्या वजह है? क्या उनको पार्टी अहकामात हैं कि शायद अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे, आप ज़्यादा कंपेन ना करें या बाहर ना निकलें, या क्या वजूहात है? ये तो अब अल्लाह जाने, उनसे ही पूछेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ शेख इजाज साहब मौजूद होंगे जो कि MP भी रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी हैं फैसलाबाद शहर के, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ आज़ाद अली तबस्सुम साहब जो कि जुमरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MP रह चुके हैं, वो भी आज हमारे गेस्ट हैं, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। शेख इजाज साहब से शुरुआत करते हैं। शेख साहब, पार्टी की तरफ से टिकट्स नहीं दी गई, बहुत सारे कारकुना आपके जितने भी मेरा ख्याल है टिकट होल्डर्स पहले रह चुके हैं जो इस दफ़ा जिन्होंने अप्लाई किया था, किसी को भी टिकट नहीं दी गई। अब ये देखने में आ रहा है कि एक एक हल्के से अगर 3-3 उम्मीदवार हैं तो तीनों को निशान जो है वो अलॉट किए जाएंगे। आपको नहीं लगता कि अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाते हैं तो वोट बैंक डिस्टर्ब होगा, लोग इस मुब्तला रहेंगे शशोपन में कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बल्ला है निशान, मुस्लिम लीग नून को हम वोट किसको डालें, पार्टी का मुंतखब नुमाइंदा कौन है? ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है। ना तो हमारे पास कोई इमरान खान जैसा झूठा लीडर मौजूद है, ना हमारे पास कोई ज़मान पार्क मौजूद है जहां पर जो है वो टिकटों की बोलियां लगनी है। आपको पता है चीफ जस्टिस के बेटे साकब नजम से लेकर, और इन्होंने जो कट डेट दी है, अब नया एक इन्होंने शोशा छोड़ा है, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके तो वो जो है वो वहाँ पर एक थिएटर लगाया जाता था, वो शील्ड बनाई गई, ह्यूमन शील्ड। और आप हैरान होंगे कि जब ईद की छुट्टियां आई हैं ना हमें, तो इन्होंने माइनॉरिटीज़ को मैसेज किया कि आप मेरी हिफाजत के लिए माइनॉरिटीज़ के बंदे आ जाए, इतना दलेर लीडर है। और वहाँ पर वो टिकटों का जो जुमा बाजार लगा हुआ था, उन्होंने अब कट डेट दे दी, ये सिर्फ 14 मई के इलेक्शन के हवाले से था। पैसे हमने वापस नहीं करने जो अरबों रुपया लूट लिया है, लेकिन 14 मई तक जो है वो आपकी टिकटें हैं, यानी उनको फिर एक आस दिला दी है। और मेरे जो वो भाई हैं, मुझे तो उन पर तरस आता है कि अब भी इस बहरूपियों को पहचाने कि वो टिकटों, वो तो सिर्फ जुमा बाजार लगाया ही इसलिए गया था कि वहाँ पर एक गैदरिंग करनी थी। कभी ये गैदरिंग करते हैं डांस गाने के साथ, कभी ये जो है वो लड़कियां नचवाते हैं, कभी ये जो है कौम को इन्होंने जो है वो इस चक्कर में डाला हुआ है। तो हनान साहब, ऐसे जो है वो मुल्क नहीं चलते, ऐसे पार्टियां नहीं चलती। और हमें पता था, और किसी लाडले की फरमाइश के ऊपर तो 1 यूनिट नहीं ना बनाना हमने मुल्क पाकिस्तान के अंदर, एक फेडरेशन है, उसके 4 सूबे हैं, उनमें जब इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है। हमने तो वो जुमा बाजार नहीं ना लगाया, तो इसलिए जो है वो टिकटें नहीं दी गई। और हमें पता था, लीडरशिप को पता था कि इलेक्शन अभी नहीं होने जा रहे, इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक ही दफ़ा होंगे पूरे मुल्क में, ताकि हमारा मुल्क, उसकी फेडरेशन कायम रह सके। और जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद पार्लिमानी बोर्ड के सामने हमारे कैंडिडेट पेश होंगे। हमने बाकायदा अप्लाई कर दिया अपने हल्कों में, जब वो राइट टाइम आएगा तो वो सारी जो है इंशाल्लाह जो कार्रवाई है इस पे ज़ाब्ता, उसको अमल में लाया जाए। चलें जी, लेट्स सी। हमारे साथ जो आज़ाद अली तबस्सुम साहब में मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आज़ाद भाई, आजकल एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है पैराशूटर्स, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हों, मुस्लिम लीग नून में भी अब काफ़ी हद तक ये वर्ड जो है वो सुनने को मिलता है। आपके हल्के की स्पेशली मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही अजमल चीमा ने मुस्लिम लीग नून का रुख किया और वहाँ से टिकट लेके इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। हालांकि इससे पहले आप विनिंग कैंडिडेट थे वहाँ पे, लेकिन टिकट आपको नहीं दिया गया, आप फिर भी उनके साथ रहे, लेकिन वो हार गए। अब दोबारा अगर टिकट अनाउंस होते हैं, दोबारा अजमल चीमे को दे दिया जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इस हवाले से? इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। और जहां तक ये है कि कोई पैराशूटर आ गया या कोई दूसरा बंदा आ गया, तो हर इंसान को जो किसी भी सियासी प्लेटफॉर्म पे अपना किरदार अदा करना चाहता है, उसको हक हासिल है कि वो पार्टी के पास टिकट अप्लाई करे और पार्टी जो फैसला करे उसके मुताबिक जो है
वो चले। लेकिन दुख तो होता है ना कि मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तब जा सकता था, मैं भी टिकट वहां से लेके विन कर सकता था, मैंने पार्टी को खिदमत दी, पार्टी को चाहिए था कि अजमल चीमा की जगह मुझे सराहते। कोई मन में ऐसा ख्याल आता है? देखें हनान साहब, कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पे पार्टी ने किसी के साथ अगर कोई कमिटमेंट की है पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में या पंजाब के वसी तर मुफाद में या हालात के मुताबिक, तो बाज़ दफ़ा पार्टियों को ऐसा करना पड़ता है। तो वो जो हालात थे उसके मुताबिक पार्टी ने वो फैसला लिया और मैंने सरे ख़म तस्लीम किया और पार्टी के टिकट होल्डर को मैंने जिस तरह से पार्टी ने मुझे कहा मैंने पूरी कैंपेन की। अब आपका क्योंकि सियासी असर और सूख भी है उस हल्के में, आप उस हल्के के चप्पे चप्पे को जानते भी हैं, ये तो मैं बजाते खुद जानता हूं इस चीज को। मुझे ये बताएं, वो अजमल चीमा जो कि आजाद विन कर गया, टिकट पे आके हार गए, वजह क्या बनी आपकी नजर? अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे जो बुनियादी वजह उनके हारने की है वो ये थी कि 2018 से लेके 2022 तक जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को यकीनन नाराज़ किया, जिसकी वजह से बहुत सारे देहात में जब भी हम उनके वोट के लिए जाते थे तो वो कहते थे कि जनाब इन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की या हमारी जो खिदमात हैं वो हमें जो ज़रूरियात थी हमारी, जो मसाइल थे हमारे, उन पे तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम इनको वोट नहीं देंगे। और जो पिछला इलेक्शन आप समझते हैं कि उन्होंने आज़ाद हैसियत में जीता, वो आज़ाद हैसियत में नहीं जीता था। अगर आज़ाद हैसियत होती तो वो अपना निशान लेकर इलेक्शन जीतते। उन्होंने उस वक्त जो हमारे हल्के में पॉपुलर कैंडिडेट थे, हमारी बात भी पार्टी के अंदर यही हुई थी कि अगर आसिम नज़ीर साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आज़ाद हैसियत में आसिम नज़ीर साहब का अपना इंतखाबी निशान होना चाहिए, अजमल चीमा का अपना होना चाहिए, मेरा अपना निशान, तीनों कैंडिडेट अपने निशान पे लड़ने चाहिए। लेकिन इन्होंने उस वक्त बड़ी चालाकी के साथ वो एक ही निशान अलाट करवाया, फिर इकट्ठे जलसे थे, फिर इकट्ठी वो सारी कैंपेन चलती रही, फिर इकट्ठे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सेस वगैरह। तो देहात में आप अंदाज़ा करें कि इकट्ठा निशान होने का मतलब कि एक पैनल बन गया, ठीक है, और उसका क्या नुकसान होता है दूसरे कैंडिडेट को कि जिस तरह से शुआइब अदरीस ने PP 98 में इलेक्शन लड़ा तो वहाँ पे हमारी पार्टी के दोस्त थे अशफाक साहब, तो वो हालांकि विड्रा कर गए थे लेकिन उनको निशान जो है ना यही चारपाई का अलाट हो चुका था, क्योंकि ऊपर NA की सीट पे चौधरी आसिम नज़ीर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे चारपाई के निशान पे, तो वहाँ पे उस हल्के में भी चारपाई का निशान सूबाई जो हल्का था उसमें मौजूद था। कैंडिडेट के विड्रा होने के बावजूद वहां तकरीबन 9,500 वोट बगैर उम्मीदवार के पड़ गए। तो यहाँ पे तो बकायदा कैंपेन चल रही थी, तो ये चारपाई के साथ लटक के वो इलेक्शन जीता गया, इंडिपेंडेंट हैसियत में नहीं। ठीक है शेख सिजाद साहब, मुझे ये बताइएगा, कहने में सुनने में आ रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी चेंजेस देखने को मिली टिकट्स में, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी देखने को मिलेंगी इस दफा, कुछ कैंडिडेट्स होंगे पुराने जिनको टिकट्स नहीं दी जाएंगी, कुछ नए चेहरे सामने लाए जाएंगे, इज दैट ट्रू? कितनी बड़ी चेंजिंग्स हैं जो कि आपकी सियासी बिशारत क्या कहती है कि क्या देखने को मिलेगा इस दफा? नहीं, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो मुझसे जरूर शेयर करें आप, बल्कि दोनों भाइयों से करें। आपको क्या लगता है कि इस दफा जो पुराने आपके विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट्स लाजमो मलजूम मिलेगी? देखिए, जो तो पार्टी के अंदर लोग पार्टी के साथ रहें, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने अपना रोल प्ले किया है और पार्टी को छोड़ा नहीं है, और उसके बाद अगला इलेक्शन का डोल पड़ गया है और वो सिटिंग अपने हलकों में से थे, या फिर साबका दौर में जो इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ था, हारे भी थे ना कई। हाँ, वो लोग हारे भी थे ओबियसली, लेकिन हारने का भी एक थोड़ा सा पैरामीटर होता है ना पार्टियों का। जो फर्ज करें मेरा जो अपोनेंट कैंडिडेट अगर वो वोट ले जाता है 70,000 और मैं लेके जाता हूँ 30,000, फिर तो ये कंसीडर होगा कि यार हमें अपना बंदा चेंज करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है। वो तो फिर जस्ट पार्टी का वोट होगा जी, ना? वो पार्टी। अच्छा, अगर आप ये आपको फीलिंग आए कि ये रिजल्ट आपका ये बताए कि जी जीतने वाले के वोट हैं 70,000 और जो हारने वाला है उससे लिए हैं 60,000 या 65,000, तो फिर वो तो बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, और उस क्लोज कंटेस्ट में फिर पार्टियां कंसीडर करती हैं कि हमें अपने बंदों को एज इट इज़ अकोमोडेट करना चाहिए। पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है, ये प्रेरोगेटिव जो है वो हमारी लीडरशिप का है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कल्चर्ड पार्टी है हमारी, और उसमें बड़ी रवायात हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमेशा जो है वो अपने जो उनके ट्रू वर्कर्स हैं उनका बड़ा ख्याल रखते हैं,
और इसीलिए वो माशाल्लाह पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। जब वक्त आएगा तो वो बेहतरीन फैसले करेंगे और हम सब जो है उन फैसलों को कबूल करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बताइएगा, ये कल्चर्ड पार्टी जो है, इन्होंने टिकट स्लॉट क्यों नहीं किए, आपको वजह क्या बताई? नहीं, मैंने तो पहले आपको बता दिया है कि देखे ना, वो कहते ना पिंड बसिया ने जो चक्के पहले पै गए। अभी वो कुछ हमें पता था कि इलेक्शन होने नहीं जा रहे। हाँ, ये बात है। और देखे ना, उन्होंने टिकट दिए बिफोर टाइम, और जो फिर लूटमार हुई है टिकटों में, जो लोगों के साथ हुआ है वहाँ पर, जिस तरह लोगों की तज़हीक की गई है, एक एक हल्के में लोगों ने, असल में ये था कि नज़रियात होते हैं ना हनान साहब, कोई नज़रियात के ऊपर बेस होता है। जिन लोगों को ये पता चला कि हमारी जो है वो स्पेस नहीं बन रही PMLN में, उन्होंने रुख कर लिया PTI का, और वो झूठा चूरन भी टू सम एक्सटेंट बिक रहा था। तो उन्होंने देखा कि पता नहीं कितनी पॉपुलैरिटी बन गई है, हालांकि वो सारी आर्टिफिशियल पॉपुलैरिटी थी, और उस गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद एक्सपोज होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जब उन्होंने अप्लाई किया तो चक्कर तो ये था कि यार चलो हमारे पास पैसे आए हैं, 2, 4, 5 करोड़ रुपया लगाओ, तो 1 करोड़ रुपया दो शौकत खानम को, जो कि मस्ट है देना साहब ने, ये ऑफ द रिकॉर्ड, और बाकी जो है वो फिर जितने मर्जी दें। एजाज चौधरी की वीडियो आपने सुन ली, बाकियों की भी सुन ली। तो वो फिर जब बोलियां लगी तो जिन लोगों को तो टिकट गया मिल, फॉर एग्जांपल, उनके तो पैसे हो गए हलाल। तो जिन्होंने पिछले 4 साल से वो पैसे लगा रहे थे और उनके बेचारों के पांव सूज गए हैं नाच नाच के जो है, तो वो फिर अब किधर जाएंगे? वो इंशाल्लाह सारे हमारे साथ आएंगे। उसकी वजह वो गए भी हम में से थे, और मेरी उनसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट भी है आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखें। आपने देख लिया है कि इस शख्स में कितनी कंट्राडिक्शंस हैं। अच्छा शेख साहब, राजा रियाज साहब अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से MNA, स्टिल इसके बावजूद इनके हल्के में पूरी नून लीग के कैंडिडेट्स के साथ तस्वीरें लगी हैं और आने वाले इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तैयार है पार्टी उनको देने के लिए? नहीं, राजा रियाज साहब जो हैं वो बिल्कुल, उन्होंने जब वक़्त आएगा पार्टी को अप्लाई करेंगे जब, तो जाहिर है राजा रियाज साहब भी उन्हीं दोस्तों में शामिल हैं जिन्होंने उस वक़्त जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लिया था। तो जिस बंदे ने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे इतना बड़ा स्टेप लिया हो, तो लामहाला फिर पार्टियां कंसीडर तो करती हैं। अच्छा, ये ज़मीर तब कहाँ जाता है जब पार्टी को तब्दील करते हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना, जीना मरना ही पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी में, फिर तीसरी में, तो वो मेरा ख्याल है फिर जस्ट सीट की खातिर करते हैं, पब्लिक के लिए तो ना होगा। हाँ, ये देखे ना, ये तो फिर इस बात का जवाब तो वो ही दे सकते हैं जिन्होंने डेविएट किया है, लेकिन फिर उन्होंने जिस पर्पज़ के लिए किया। अब राजा रियाज साहब से जब लोग ये सवाल करते हैं तो उनका बड़ा ये एक क्लियर कट वर्जन होता है इसके ऊपर कि जी मैंने ज़रूर उस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और मैं उस पार्टी में भी था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बंदा जो है वो बिल्कुल फारग आदमी, उन्होंने जो स्पीच की थी असेंबली फ्लोर के ऊपर, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये स्टूपिड आदमी, ना इसको सियासत का पता है, बड़ा एरोगेंट है, और शख्सियत के तजादात इतने, यू टर्न इतने हैं, झूठ इतना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इस ऐसे बंदे के साथ जो है ना वो मैं चल नहीं सकता। तो उन्होंने अपनी आज़ाद मर्जी से उनको छोड़ा। अच्छा, टिकट्स तो आपको अलॉट नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद क्या कैंपेन जारी है? कैंपेन जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रिस्पॉन्स? सारा दिन हम हल्के में होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं जी, खुदा लगती बात ये है कि जो 4-4.25 साल का जो मलबा था ना, जो इसका किया दरा था, यही पाकिस्तान है। आपके इल्म में कंटोनमेंट्स के इलेक्शन हुए, वो अंपायर का हल्का था ना, तो अंपायर के हल्के में हमने चकलाला कंटोनमेंट से लेके पेशावर कंटोनमेंट भी जीता अल्लाह के फजल करम से, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का भी इलेक्शन जीता, गुजरांवाला का भी जीता, जहां जहां भी इलेक्शन हुए। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने KP में जाके चीफ मिनिस्टर के हल्के के अंदर जो है वो अल्लाह के फजल करम से शेर वहां पे जीता? वहाँ एक वेव चली हुई थी, उस वक्त भी महंगाई जो थी वो लोग उससे प्रॉब्लम में थे,
जब ये हमने गवर्नमेंट ली इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, जो इसकी कश्ती डूब रही थी, तो उसके बाद फिर जो तूफान था महंगाई का, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आया। और इस वक्त हमारा, आप यकीन माने, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर, कि हमारा मुकाबला इमरान खान से कोई नहीं। हमारा मुकाबला तो बिजली के बिलों से है, हमारा मुकाबला सुई गैस के बिलों से है। अभी आप जो सब्जियों के रेट बता रहे थे, हमारा मुकाबला इसके साथ है। इसको जब रशिया से अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चीपर ऑयल है वो आना शुरू होने लगा है, और चाइना ने जो है वो आपको खंजराब से लेके काशगर तक वो 56 अरब डॉलर की जो है वो ट्रेन जो है उसका ट्रैक एक दे दिया है, ट्रेन दे दी। शेख साहब डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज़ाद अली तबस्सुम भी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। आज़ाद भाई बताइएगा, कुछ यंग काउंसिल्स हैं जो कि इस दफ़ा इजाफी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आ गई हैं, और क्या लगता है आपको कि हल्का तब्दील होने से ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? मैं ये समझता हूँ हनान साहब, मैंने पूरे अपने हल्के का जो नया शामिल हुआ उसका दौरा करता रहता हूँ, जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो वो हल्का मेरे लिए जिस तरह से पहले वाला हल्का था ना, 3 दफ़ा हल्के चेंज हो गए। मतलब 2013 में और हल्का था, 2018 में और था, और अब 2023 में और है। लेकिन ये मैं लकीरी कहूँगा कि जो नई यूनियन काउंसिल्स, नया हल्का जो शामिल हुआ है, वो एक तो मुस्लिम लीगी है तकरीबन, और दूसरे नंबर पे वहाँ के लोग बहुत पहले से, जब मैं यहाँ PP 51 से कैंडिडेट था और MPA था, तो वो लोग चाहते थे कि मैं उनके हल्के से कैंडिडेट बनूं। तो अब जब से मैंने कैंपेन शुरू की है, तो वो लोग जो हैं बड़ी प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं पहले से ज़्यादा वोटों के साथ जीतूंगा। अच्छा, ये जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं ना, इनका बड़ा अमल दखल होता है आपके PPs के, MNAs के इलेक्शंस के अंदर। आपको क्या लगता है, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी आई हैं या जो मौजूदा आपके हल्के के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स थे बल्दियाती जो कि नून लीग के विनर्स थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विनर्स थे? क्योंकि वो भी वोट बैंक के ऊपर असरअंदाज तो होते हैं। जी, जो मेरा साहब का हल्का था PP 51, बाद में वो अब 97 है, तो उसमें से सिर्फ 3.5 यूनियन काउंसिल जो हैं वो अलग हुई हैं। तो 15 यूनियन काउंसिल थी, तो 15 में से जो 13 थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही टिकट पे जीते थे। और इसी तरह से अब जो नए यूनियन काउंसिल 6 जो हैं इजाफा जिनका हुआ है मेरे हल्के में, तो वहाँ पे सिवाय एक के बाकी 5 जो थे वो मुस्लिम लीगी थे। तो इस तरह से जो साबका चेयरमैन हजरात थे उनकी अक्सरियत नून लीग की थी, और वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अब पार्टी के साथ ही हैं। राना साहब से कोई मुलाकात हुई जिसमें कोई टिकट्स के हवाले से डिस्कस हुआ हो, या कुछ आपने देखें वो हमारे करने की कोशिश की? नहीं, वो हमारे कायद हैं, और उन्होंने हमेशा बड़ा प्यार और मोहब्बत किया है। जहाँ तक बात है टिकटों की अनाउंसमेंट की, तो इस तरह से कोई बात जो है ना कायदीन वक्त से पहले नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है हम वहाँ से उम्मीदवार हैं, तो हमने अपनी जो है गुजारिशात उनके साथ शेयर करनी होती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करनी होती है। पार्टी की कायद मोहतरमा जो मरीम साहिबा हैं, या हमजा साहिब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हम ज़रूर ये चीज़ें अपने हवाले से डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। शेख इजाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। शेख साहब, आपके हल्के में राना शौकत साहब हैं, उनकी ऑडियो भी पिछले दिनों रिलीज हुई थी शौकत खानम के फंड के हवाले से, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। अलबत्ता उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट तो नहीं मिली, लेकिन ये कहा जाता था कि शायद वो 4 पैसे लगा के, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि वो टिकट्स ले जाएंगे, फाइनेंशियली वो ज़रा स्ट्रांग हैं, ये बातें की जाती थी। पहले वो राना सनाउल्लाह साहब के साथी थे, बाद में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरा ख्याल चेयरमैन भी रहे वो, और जो बाद में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ मिल गए। शौकत खानम के हवाले से ही फिर मेरा ख्याल है गालबन इमरान खान इनके घर भी आए थे, फ़र्क को भी लेके गए थे। तो आप क्या समझते हैं, पहले वाबस्तगी नून लीग से, फिर PTI से, और PTI से भी अब टिकट नहीं मिला, इलेक्शन में किसके साथ चलेंगे? देखें जी, राना शौकत साहब के साथ बड़ा एक लंबा अरसा हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता रहा है, और सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन वज़ादारी और जो रिश्ते हैं वो बंदे को ज़रूर अपनी जगह पे कायम रखने चाहिए। अब उन्होंने फैसला किया अपनी आज़ाद मर्जी से, और शायद उनको ये था कि मेरी स्पेस नहीं बन रही पार्टी में, तो उन्होंने PTI को जो है अप्लाई किया।
और उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, तो अब तो मेरा उनसे इस टॉपिक के ऊपर अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। तो अब देखें वो क्या फैसला करते हैं कि क्या उन्होंने उस पार्टी के साथ रहना है जिसने उनको जो है वो चला के, उनके पैसे खर्च करवा के, उनको साथ मिला के, तो उनको जो है वो धोखा दिया है, या उन्होंने अपनी पहली पार्टी में आना है जिसमें उनका बड़ा इज्जत और एहतराम था। वो बड़े कंसर्न थे अपनी टिकट को लेके, अपनी पार्टी को लेके। आपको याद होगा मरियम नवाज साहबा फैसलाबाद आए थे और मुबैना तौर पे एक शख्स ने मुझे बताया था कि इनकी बहुत सारी, क्योंकि हुडिंग्स भी हैं जिनके ऊपर तशहीरी इश्तिहारात और फ्लेक्सें लगती हैं, तो इन्होंने कहा था शहर फैसलाबाद के अंदर एक भी हमारी होर्डिंग के ऊपर मुस्लिम लीग नून की कोई फ्लेक्स नहीं लगनी चाहिए जिस पे लिखा हो कि मरियम नवाज को खुश आमदीद कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। वो रत्ती भर भी नहीं चाहते थे कि पार्टी में एक उनके बिजनेस को भी लेके कि मुस्लिम लीग नून की साइड से यूटिलाइज हो रहा है कि कोई आवाज़ जाए कि ये मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं, कोई टिकट को अफेक्ट करे, लेकिन इसके बावजूद उनको अल्टीमेटली टिकट नहीं मिली। हाँ देखिए ना, ये वो होपफुल तो बहुत थे और उनकी पूरी फैमिली होपफुल थी, लेकिन ये है कि उनको अब कंसीडर नहीं किया पीटीआई ने, और वहाँ पर उन्होंने शेख शाहद साहब को जो है वो टिकट दे दिया। इसी तरह और हल्कों में भी उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले किए। तो अब राना शौकत साहब को देखना है कि उन्होंने मुस्तकबिल में अपना क्या जो है वो फैसला करना है। अगर वो ये फैसला करेंगे कि वो पार्टी में वापस आएंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे अपनी पार्टी में, अगर वो वापस आते। अच्छा, जब पार्टी टिकट्स की बात आती है, लॉबी कितना मैटर करती है? क्योंकि शेख शाहिद की जो आपने बात की, मैं जानता हूं एक दो तगड़े एमपीएस के जिनके डायरेक्ट लिंक्स थे, जिनकी वजह से उनको टिकट मिल भी गई, राना शौकत रह गए। ये लॉबी कितनी मैटर करती है कि आप किस पार्टी में किस धड़े के साथ मुंसलिक हैं जिससे आपको टिकट मिलता है? नहीं, ये नो डाउट के ये जो आप एफर्ट कर रहे होते हैं अपने टिकट के लिए, उसमें अच्छी लॉबी करना ये आपका एक हक है, बड़ा फंडामेंटल आपका राइट है कि आप हर वो यानी तरीकाकार इख्तियार करें जिससे आप लीडरशिप को कन्विंस कर सकें। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है, लॉबी का जो है वो एक पहलू है कि आप जो है वो किन लोगों के साथ हैं और किस तरह वो आपका मुकदमा लड़ते हैं। उसके बाद फिर पार्टी लीडरशिप को जो है वो आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हम तो सारे टेस्टेड वेपन्स हैं बुखारी साहब। मरियम नवाज साहब जब से हम पार्टी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उड़ना बिछोड़ना पीएमएलएन है। सुनने में आया था एक दो जगह से मरियम नवाज साहब आपकी स्पीच से बड़ी मोतरफ हैं, आपसे आपकी पर्सनैलिटी से भी। उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद में शेख एजाज जो है वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी तारीफ के फूल भी बांधे थे। तो वो क्या सीन था, थोड़ा सा बताइए। वो एक्चुअली ये तो बड़ी पुरानी बात है कि एक दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने, हमारे एक दोस्त हैं ओवरसीज़ के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे वर्ल्ड के ना, चौधरी नूर हसन तनवीर साहब, एमएनए हमारे बावल नगर से, तो उनकी किताब थी मेरा कायद। उसके ऊपर मैंने वो नकाबत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए थे। तो उस वक्त मियाँ साहब ताज़ा पाकिस्तान में आए थे, एग्ज़ाइल अपना पीरियड गुजार के। तो उन्होंने जब वो सुना तो उन्होंने फिर 2-3 मिनट जो है वो इस बात पे लगाए कि जी ये मुझे तो पता ही नहीं था कि शेख साहब इतने अच्छे मुकर्रर हैं। उनकी मेहरबानी है, बड़े दिल के वो मालिक हैं और बड़ा वो प्यार करते हैं अपने वर्करों के साथ। इसी तरह फिर पार्टी मीटिंग्स में देखे ना जी, मैं यानी बचपन से लेके आज तक पार्टी में रहा हूँ और यानी फैसलाबाद में कोई जलसा मियाँ नवाज साहब का ऐसा नहीं है जिसमें मैंने स्टेज कंडक्ट नहीं किया। उससे पहले पार्टी का बतौर वर्कर जो है वो जो अपने कैंडिडेट्स थे उनकी कैंपेन में लगा रहा। तो ज़ाहिर है एक वोकल होने का आपको एक एडवांटेज तो होता है, और अगर आप वोकल हैं और पार्टी के साथ लॉयल हैं तो ये एक डबल एज होता है आपको। अच्छा, मियाँ साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? मियाँ साहब बिल्कुल रेडी हैं, उन्होंने अपना ब्रीफ केस जो है वो बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ है। तैयार तो है, आएंगे मैं वही बता रहा हूँ ना जी। आजाद भाई हंस रहे हैं इस बात में, उनकी भी हंसी निकल रही है। नहीं, वो इसलिए हंस रहे हैं कि शेख साहब को कैसे पता है कि बैग उन्होंने तैयार कर बिल्कुल बैग वाली बात है। बैग वाली तो बात वो बिल्कुल तैयार है अल्लाह के फजलो करम से। और वो ये मुल्क पाकिस्तान के मोहसन हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और इंशाल्लाह जब पार्टी जो है
यहाँ पर जो मौजूद पार्टी है वो जब डिसाइड करेगी कि जी मियाँ साहब को अब तशरीफ़ ले आना चाहिए, तो मियाँ साहब अल्लाह के फजल करम से आएंगे और लाहौर में उनका जो इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा अल्लाह के फजल करम। अच्छा, पार्टी के ही कई बंदे तो कह रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, मियाँ साहब को आ जाना चाहिए, और छोटे मोटे नहीं बड़े ओहदेदार। तो मेरा ख्याल है अगर पार्टी का फैसला हो तो फिर तो मियाँ साहब को आ जाना चाहिए। नहीं, उसमें देखे ना, ये तो मेरी भी ख्वाहिश है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं सुबह जब मेरी आंख खुले तो पता चले कि मियाँ साहब जो हैं वो लैंड कर चुके, क्योंकि वो पार्टी के लीडर हैं। हम सब लोग जो हैं मियाँ नवाज शरीफ के वर्कर हैं और उनकी ये पार्टी है, और जब वो पार्टी को लीड करते हैं तो एक नई जान पैदा होती है, और फिर जो लोग कोनों खुदरों में भी बैठे होते हैं ना, तो वो फिर बाहर निकल आते हैं कि हमारा कायदा आ गया। तो ये उनकी पार्टी है, वो जब मर्जी तशरीफ लेके आए, लेकिन अभी जो है वो कहते हैं ना कि राइट टाइम जो है वो जो राइट टाइम का वेट किया जा रहा है। उनका वो माशाल्लाह बड़े विजनरी लीडर हैं। जब वो फील करेंगे अब मुझे जाना चाहिए तो उनका अपना पाकिस्तान है, जब मर्जी आ जाएंगे। चलें जी, हम इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया है तो हम अभी आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ आज़ाद अली तबस्सुम मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। आज़ाद साहब, क्या स्ट्रेटजी अब इलेक्शंस के हवाले से आपने बताई है, और इसके साथ साथ आपके हल्के के दरीना मसाइल कौन से हैं? अगर आप पावर में आते हैं या मुस्लिम लीग नून पावर में आती है तो सबसे पहले कौन से मसाइल हैं जिनको हल किया जाए? जी, इस हवाले से मेरी शुरू से ही ये कोशिश रही है कि मैं अपने अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाऊँ। चक झुमरा का सबसे बड़ा मसला था डुअल कैरिजवे फैसलाबाद के लिए। बाकी तमाम शहरों जैसे जड़ांवाला या खुर्डियांवाला फैसलाबाद से, या तांदलेवाला और इसी तरह से समुंदरी, ये सारे डुअल कैरिजवे थे। सिर्फ चक झुमरा ऐसी एक तहसील थी जिसका फैसलाबाद से सिंगल रोड था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश की, तो 1 अरब और कोई 10 करोड़ की लागत से वो डुअल कैरिजवे बना। इसी तरह से तहसील चक झुमरा का जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था वो 50 बेड का था, मैंने उसे 150 बेड का करवाया, बिल्डिंग तामीर करवाई, स्टाफ नया लेके आए, कॉलेजेस, मतलब बेशुमार इस तरह से काम किए। अब भी वहाँ पे बेशुमार काम होने बाकी हैं। मतलब देहात की राब्ता सड़कें जो है वो पिछले जो नया हल्का शामिल हुआ तो वो टूट फूट का शिकार हैं। पिछले 20-25 साल से मैं समझता हूँ वहाँ पे काम ही सड़कों पे नहीं हुआ। तो ये मेरा तरजीही सिलसिला होगा। और दूसरे नंबर पे माज़रत चाहूँगा आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हनान जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं सितारा राना बात कर रही हूँ PMLN से ही। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज सुबह वो हमें स्क्रीन पे हमारे 2 लीडर देखने को मिले। जी आपका बहुत शुक्रिया। सवाल कीजिए, क्या करना चाहते हैं? जी जी, जैसे कि मैं पहले तो दोनों को सलाम करूंगी, हमारे बहुत अच्छे लीडर आज़ाद अली तबस्सुम साहब और शेख इजाज साहब। जी वालेकुम सलाम। और आज़ाद अली तबस्सुम से हमने सीखा कि जब जुमरा का इलेक्शन था तो मेजबानी कैसे करते हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें देख के। भरपूर पार्टी के टिकट के साथ इन्होंने काम किया और जरा भी इनके दिल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और इजाज साहब तो हमारे बहुत बड़े लीडर है, क्या बात है इनकी। सर आपने बात की हमारा मुकाबला महंगाई से। जी जी, 2 दिन पहले हमारा लेबर डे था, इस पे हमारे मियाँ साहब का बयान था कि 25,000 से सैलरी जो है मिल वर्कर्स की इंक्रीज करके 35,000 कर दी गई है। सर इस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत देर से होती कहीं नजर नहीं आती। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस पे अगर जल्द कोई अमल हो जाए तो हमारे वर्कर जो है सुख का सांस लेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। लेबर डे के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जितनी मजदूर की हो सके ज्यादा उजरत जो है वो दी जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी इस हवाले से आपको पता है कि पिछले दिन अनाउंस कर दिया गया था 35,000 पर मंथ सैलरी जो है मजदूर की बेसिक, तो उस पर वो अमल दरामद की बात कर रही हैं। तो बजट जब पेश होगा तो उसमें ये चीज़ें जो है वो इंशाअल्लाह ताला शामिल होंगी। और मजदूरों की बेहतरी के लिए पहले भी हमारी हुकूमत ने बहुत काम किए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी। शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, हमेशा मैंने आपको बड़ा कीप एंड काम देखा, आप बड़ी तहम्मुल मजाजी से काम करते हैं। एक बात मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था, ऑफ द रिकॉर्ड भी चले मेरे चलते चलते माइंड में आ गई। एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे जब मरियम नवाज साहिबा आई थी, आपकी इजाज विक से कुछ लड़ाई हुई थी, हाथापाई भी हुई थी। क्या वजूहात थी उसके पीछे? क्यों मतलब आप इतने गुस्से में आ गए कि हाथ ही उठाना पड़ा? एजाज विरक साहब जो हैं वो मेरे साथ ग्रेजुएशन हमने इकट्ठी की है गवर्नमेंट कॉलेज से।
अच्छा। तो मैं वहाँ पे था, हम लोग सारा अरेंजमेंट कर रहे थे, तो ये पहले ही नीचे से आए थे, हाइपर थे ज़रा, तो आके वो इस जगह पे खड़े हो गए जहाँ पे मरियम साहबा ने उस पैसेज में जहाँ पे उन्हें खिताब करना था। तो मुझे पहले भी लोग कह रहे थे मरियम साहबा का स्टाफ के बंदों को करें, तो मैं कह रहा था कि यार आप शहरियार भाई से कहें या जांबाज से कहें जो घर के बंदे हैं, मैं अगर कहूँगा तो लोग माइंड करेंगे जी शेख साहब एम चौधरी बने। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप उनको कहें। खैर एनीवे ये एजाज साहब आए हैं, तो इन्होंने खड़े होके जो है वो खड़े, तो मैंने कहा एजाज भाई मैडम साहबा सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, मुझे उन्हें इशारा किया उनके स्टाफ ने, तो आप साइड पे आ जाओ, इन्होंने वहाँ खड़े होना। तो ये मुझसे उलझ पड़े, तो फिर मजबूरन मुझे भी उलझना पड़ा। तो और कोई खुदा ना खास्ता मेरा उनके साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, ना कोई ऐसा इशू है, बल्कि हम दोनों क्लास फेलो थे। तो सुलह होगी दोबारा? सुलह मीन्स कि जिस तरह को बाज़ाब्ता होती है वैसे तो नहीं हुई, लेकिन मुझे सुनने में आया था वहीं पे उसी वक्त ही कुछ लोगों ने लोगों ने वो फिर नीचे उतर गए थे, मैं भी उतर गया। अब वो कहीं अगर रास्ते में कहीं मिल जाए कोई फंक्शन पे तो थोड़ी सी आंख चुरा लेते हैं, मैं भी चुरा लेता हूँ। चले जी, हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपकी दूरियां जो है वो दूर करे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग शो पे आए, शो को चार चांद लगाए। तो शो का वक्त जो है वो नाज़रीन खत्म हो रहा है, इसलिए अपने मेजबान हनान बुखारी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।